जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज की क्लास मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के ऊपर है, जिसमें हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लगभग पूरी आधुनिक भारत को माइंड मैप के द्वारा समझने व याद करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लास हमारी लंबी क्लास होने वाली है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम इसी क्लास में पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करें। तो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास। और इतिहास को समझने के लिए इतिहास तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राचीन इंडिया, प्राचीन भारत, एंसेंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिडविल इंडिया। और एक है हमारा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, जो हमारा मेन आज का सिलेबस है या सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं आधुनिक भारत का सिलेबस। अच्छा, ये जो जिस सिलेबस पर हम बात कर रहे हैं, ये सिलेबस एक सीक्वेंस बेस है, यानी कि पूरी पूरा सिलेबस सीक्वेंस में है। और यहीं से ही आपको आपका जो भी कोई अगर एग्जाम है, तो यहीं से आपको तीन चार क्वेश्चन तो जो क्रम यानी कि ऑर्डर के तौर पर ऑर्डर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग में या किसी भी एग्जाम में, दो तीन क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाएंगे। तो सिलेबस में पहला है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पहला पॉइंट है पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली आने वाली कंपनी कौन सी थी, यूरोपीय कंपनी। तो इसमें नाम होगा पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में जो आए हैं वो आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे पहले जो कंपनी आई वो पुर्तगाली, और सबसे बाद में जो कंपनी आई वो फ्रांसीसी। लेकिन इनका ऑर्डर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। सेकंड पॉइंट है आंग्ल कर्नाटक युद्ध। थर्ड पॉइंट है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी में है ब्लैक होल की घटना। और सेकंड पॉइंट है प्लासी का युद्ध 1757। नेक्स्ट है वनडेवास का युद्ध। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 1764। और लास्ट है इलाहाबाद की संधि 1765। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव। इसमें जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, जिन पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। नेक्स्ट 1857 की क्रांति। और लास्ट है हमारा कुछ प्रमुख किसान व अन्य आंदोलन। वैसे मेन अपनी हम क्लास आधुनिक भारत में यहाँ से शुरू करेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। लेकिन क्योंकि हम अभी सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसे हमने तीन स्टेप में डिवाइड किया है। प्रथम चरण 1885 से 1905, सेकंड स्टेप 1905 से लेकर 1919, और थर्ड स्टेप है 1919 से लेकर 1947। सेकंड पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना। थर्ड पॉइंट है बंगाल विभाजन। नेक्स्ट सूरत विभाजन 1907। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट दिल्ली दरबार 1911। देखिए ये सब सीक्वेंस में है। नेक्स्ट कामागाटा इंसिडेंट, घटनाक्रम 1914। होम रूल आंदोलन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। मोंकटे चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919। और इसी में है क्रांतिकारी गतिविधियां, जो हम सीक्वेंस में इन पॉइंटों को कंप्लीट करेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियां, इसका है फर्स्ट स्टेप, पहला चरण। रेमंड की हत्या 1897। मित्र मेला की स्थापना 1899। होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905। अनुशीलन समिति 1907। और एक है यहाँ पर गदर पार्टी 1913। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कुछ मिस प्रिंट ऐसा हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में जो ईयर है, सन, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो गलती से कोई मिस प्रिंट हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज को आपको गलत पढ़ा रहे हैं। सेकंड स्टेप HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924। काकोरी एक्शन 1925। HSRA की स्थापना 1928। अभी हम सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सैंडर्स की हत्या 1928। केंद्रीय असेंबली में बम कांड 1929। IRA की स्थापना 1930।
नेक्स्ट है गांधी युग, गांधी जी की एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह 1918। नेक्स्ट पॉइंट रोलेट एक्ट 1917। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। और नेक्स्ट है हंटर कमेटी। ये सारा सीक्वेंस बेस्ड सिलेबस है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924। इसे हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। नेक्स्ट है नागपुर अधिवेशन 1920। चोरी चोरी घटना 1922। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी का गठन 1923। नेक्स्ट साइमन कमीशन 1927। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन, इंपोर्टेंट है, 1929। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे ही नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च बोला जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, 1930। नेक्स्ट गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, सेकंड 31 और थर्ड 32। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 1931। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन 1931। सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट 1932। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है प्रांतीय चुनाव 1937। नेक्स्ट कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट अगस्त प्रस्ताव 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसे ही अगस्त क्रांति बोलते हैं। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। वेवले योजना 1945। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन 1945। नेक्स्ट नौसेना विद्रोह 1946। और नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946। देखिए पिक्चर थोड़ी छोटी की है, तो यदि आप देखेंगे ये हमारा आधुनिक भारत का सिलेबस है और पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस बेस है। और यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना सिलेबस सीक्वेंस बेस ये याद होना चाहिए। पीसीएस में तो इसी सिलेबस में से दो तीन चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि पीसीएस यूपी पीसीएस यहां से ईयर तो नहीं देगा, लेकिन तीन चार इंसिडेंट उठाएगा और सीक्वेंस में उनको लगाने के लिए बोलेगा ऑर्डर में। तो सिलेबस में जो सीक्वेंस बेस्ड सिलेबस है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इतना सिलेबस याद भी करना है। और अब हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। फर्स्ट स्टेप,
तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। इसे हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप प्रथम चरण, द्वितीय चरण सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप तृतीय चरण। पहला चरण 1885 से 1905 तक है। सेकंड स्टेप 1905 से 1919 तक है और तीसरा स्टेप 1919 से लेकर 1947 तक है। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। 1857 में भारत में क्रांति हुई और ये क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मेन पॉइंट यह है कि 1857 की क्रांति क्यों असफल रही। तो 1857 की क्रांति के असफलता के दो मेन कारण थे। एक कारण यह था कि उस समय भारतीय नेताओं का कोई संगठन नहीं था। दूसरा, भारत में कोई एक सिंगल पर्सन के तौर पर कोई नेता नहीं था जो पूरे के पूरे 1857 की क्रांति या जो आंदोलन था उसे दिशा निर्देश या उसको आदेश निर्देश देता। क्योंकि मेन पॉइंट था कि भारतीय नेताओं का कोई संगठन नहीं था। तो इसी पूर्ति के लिए या उसी संगठन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहां से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वैसे तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसके फाउंडर है संस्थापक ए.ओ. हयूम। फाउंडर हैं ए.ओ. हयूम। ए.ओ. हयूम एक अंग्रेज आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी थे। एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्वेंट थे जो रिटायर्ड थे। उन्हीं के ये दिमाग की उपज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने ही भारतीय नेताओं को ये परामर्श या सलाह दी कि आपको अपनी बात रखने के लिए सरकार से यदि बातचीत करनी है तो उसके लिए आपको अपना एक संगठन बनाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए स्थान है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और कांग्रेस के फाउंडर हैं ए.ओ. हयूम, जो एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ए.ओ. हयूम ने 1884 में एक भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संगठन बनाया था, जिसका अधिवेशन सितंबर 1885 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में होना था। लेकिन प्लेग फैलने के कारण यह सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित हुआ। शुरुआत में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये कांग्रेस की स्थापना के बारे में एक छोटी सी डिटेल है। एक छोटा सा टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी थे वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा कि भारत में जो भी अशांति है वो तिलक के कारण है। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल की सजा देकर मांडले बर्मा जेल भेज दिया गया। इसी सजा के विरोध में मुंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की। मांडले जेल में ही इन्होंने एक गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। महाराष्ट्र में सबसे पहले गणपति फेस्टिवल 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में सबसे पहले मुंबई यानी महाराष्ट्र में शुरू किया था लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। और गणपति फेस्टिवल आज भी चल रहा है कंटिन्यू 1893 से। बाल गंगाधर तिलक का देहांत 1 अगस्त 1920 को हुआ, जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। तो 1885 से लेकर जब तक देश आजाद हुआ 1947 तक कांग्रेस का प्रत्येक साल
एक अधिवेशन होता था। अधिवेशन मतलब कॉन्फ्रेंस होती थी। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होती थी, कौन से साल होती थी, प्लस उस कॉन्फ्रेंस के या उस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन होते थे, और उस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है। तो ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, व्योम चंद्र बैनर्जी, और महासचिव थे एओ ह्यूम। नेक्स्ट 1886 दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। नेक्स्ट अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, और जॉर्ज यूले एक अंग्रेज थे, इसलिए जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी बोलते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है 1890 का अधिवेशन। यहां हमने कुछ अधिवेशन छोड़ दिए हैं। मैंने बताया कि 1885 से लगातार अधिवेशन हुए हैं। 1890 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। ये इधर इनके कुछ इंपोर्टेंट वो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कांग्रेस का एक अधिवेशन 1896 में हुआ, और ये हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सियानी ने। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1906 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर, और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। ध्यान रखना, वंदे मातरम गीत 1896 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। पहली बार जनगण मन गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में ही 1911 में, और इसके अध्यक्ष थे विशु नारायण धर। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं कांग्रेस के, लगभग 9 के करीब हैं। 9 अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे कांग्रेस के। इस समय अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की फर्स्ट महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट 1918 का सम्मेलन दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की। 1919 का अमृतसर में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में, 1920 में 2 अधिवेशन हुए, कलकत्ता में एक नागपुर में। लाला लाजपत राय, विजय वर्धाचारी, असहयोग आंदोलन पारित हुआ। 1924 अधिवेशन से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। कांग्रेस का एक अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, सिर्फ एक अधिवेशन की। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की, और ये प्रथम भारतीय महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो यहां पर अब 4-5 पॉइंट हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बैनर्जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट,
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1931 का अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की और पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी इस अधिवेशन में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन नेहरू ने अध्यक्षता की। ये एकमात्र अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ था। नेक्स्ट 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 1939 में एक अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है 1940 का सम्मेलन रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। इनके नाम दो तीन रिकॉर्ड हैं। ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी सबसे युवा अध्यक्ष। दूसरा, सबसे लंबा कार्यकाल अबुल कलाम आजाद का ही है, ये लगभग 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 और 47 का 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की और ये आजादी के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1948 में जब देश आजाद हो गया था, 47 में ही, तो अधिवेशन हुआ जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारामैया ने। तो ये कांग्रेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन हैं, किसी ना किसी रूप में जो पॉइंट हमने हाईलाइट किए हैं, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन 1905। देखिए, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि हम पूरी कंप्लीट आधुनिक भारत इसी वीडियो में कंप्लीट करें। यदि हम एक एक टॉपिक को बहुत ज्यादा समझाएंगे तो ये लगभग 8 से 10 घंटे की वीडियो बैठेगी, जो ना तो हमारे लिए पॉसिबल है और ना आपके लिए पॉसिबल है कि आप लगातार इतने घंटे तक वीडियो देखें। तो हम आपसे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर टॉपिक को ज्यादा डीपली नहीं बता सकता हूँ, नहीं समझा सकता हूँ। हाँ, यदि हम सिर्फ एक टॉपिक तैयार करें बंगाल विभाजन, तो मैं इसी पर आध घंटे की एक वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें आपको हर चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास है कि इस पूरी वीडियो में, जैसे बोल देते हैं ना कि एग्जाम से पहले 2-3 घंटे में किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना, तो हमारा यह प्रयास है कि इस तरह से आधुनिक भारत की आपकी एक ये प्रॉपर वीडियो मिल जाए। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन किया था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन ने। और जिस समय की यह बात है कि उस समय भारत में बंगाल सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिजीवी स्टेट था। उस समय राज्य या स्टेट को प्रोविंस या प्रांत कहते थे। तो बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने यह डिसीजन लिया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। तो इसी के ऊपर यह वीडियो है, सॉरी ये टॉपिक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की कि हम बंगाल का विभाजन करने के लिए जा रहे हैं। 7 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन किया था पूरे भारत में, या खास तौर से जो बंगाल के नेता थे या पब्लिक थी उन्होंने। तो उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। इसी को कहा गया बहिष्कार आंदोलन, या इसी का नाम था बंग बंग आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में बंगाल की जनता ने और नेताओं ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, या इसी का नाम था बंग भंग आंदोलन। बहिष्कार का मतलब यह था कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और देसी वस्तुओं को प्रमोट करना है। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1905 को, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बंगाल विभाजन एक्टिव हो गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम गीत और अन्य गीतों को भी गाया गया। कुछ डिटेल देखते हैं। बंगाल के दो टुकड़े किए गए, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। रुक जाओ भाई,
एक मिनट बस, थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये इस तरह की वीडियो में बड़ी दिक्कत आती है। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, यहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक थी। और ये पूर्वी बंगाल यही है जो आज बांग्लादेश है। और एक हिस्सा बनाया गया पश्चिमी बंगाल, जो आज भारत का एक राज्य है, जिसकी मुख्यमंत्री आपकी ममता बनर्जी है। और इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। और इस हिस्से में हिंदू आबादी अधिक थी। यानी बंगाल को ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा तो वो जहां मुस्लिम आबादी थी अधिक, उसे कहा गया पूर्वी बंगाल। और एक हिस्सा बच गया वो जहां पर हिंदू आबादी थी, तो उसे कहा गया पश्चिमी बंगाल। इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इन्हीं की ये खुराफाती दिमाग की उपज थी, बंगाल विभाजन। और उस समय बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, जिसका नाम था एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल इतना इंपॉर्टेंट था कि इसके लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर था, एंड्रयूज फ्रेजर। हमने अभी एक आंदोलन की बात की है, आपका स्वदेशी बहिष्कार व भंग भंग आंदोलन। ये 7 अगस्त 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार, बायकॉट, स्वदेशी भंग भंग आंदोलन शुरू किया गया। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा जिसका नाम था ओनार सोनार बंगला। और बाद में 1971 में, यानी आज ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जो ओनार सोनार बंगला है, जिसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार घर से बाहर निकलकर भाग लिया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 3 अधिवेशन हैं एक साथ, कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। इन्हें पहले हाईलाइट कर लेते हैं, आसानी होगी समझने के लिए। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में की, और ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में मेन पॉइंट है, पहली बार स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और ये इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन स्वराज्य शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने दिया। स्वराज्य शब्द के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती। लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार यूज किया था स्वराज्य का दादा भाई नौरोजी ने। गर्मपंथियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन पर 4 प्रस्ताव पास किए। स्वराज्य को राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था इस अधिवेशन में। और जैसा बताया है कि स्वराज्य का, दिखा देते हैं आपको, शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, प्रयोग कह रही हूँ, स्वराज्य शब्द सबसे पहले दिया था दयानंद सरस्वती ने। फाउंडर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है 1907 का सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस का विभाजन हो गया। हमने आपको एक पॉइंट छूट गया था ऊपर, कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेता थे और कुछ यंगिस्ट बलन, मतलब कुछ युवा वर्ग के नेता थे। तो जो युवा वर्ग के नेता थे वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप के थे, तो उन्हें बोला जाता था गरम दल के नेता। और जो बुजुर्ग नेता थे उन्हें बोला जाता था नरम दल के नेता। गरम दल में 3 बड़े नेता थे, जिनका नाम है बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और ला, लाल बाल, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब था विपिन चंद्र पॉल। तो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, उसमें जो गरमपंथी थे, गरम मतलब गरम दल के जो नेता थे, वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जो नरमपंथी थे, यानी जो बुजुर्ग नेता थे, वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। क्योंकि नरमपंथी यानी बुजुर्ग नेताओं की संख्या अधिक थी, तो इसलिए रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए।
और इसी की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए। गरम दल ने यह बोला कि भाई नरम दल, आपको जैसे काम करना है देश की स्वतंत्रता के लिए आप ऐसे काम करें, और हमें जैसे काम करना है हम अपने अनुसार काम करेंगे। इसलिए 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। और इसी के अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आएगा हम बता देते हैं कि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। इसके फाउंडर संस्थापक हैं सलीमुल्लाह खान। इसका पहला अधिवेशन कराची में हुआ। इसके अध्यक्ष थे आगा खान। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी जिन्ना ने, और जिन्ना ने पहली बार यहां पर पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1909। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत में वायसराय थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत शासन अधिनियम 1909 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई, यानी कि एक प्रकार का रिजर्वेशन शुरू किया गया। जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम आबादी अधिक थी, वहां पर केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा हो सकता था। और ये स्टार्ट किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, काउंट नहीं कर सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 1911। इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और दिल्ली दरबार का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मैरी भारत आए। इस समय भारत में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हेडिंग्लीते। जब जॉर्ज पंचम भारत में आए तो उस समय बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा था भारत में। और जैसे जॉर्ज पंचम भारत आए तो उन्हें इस बात का उस बात का पता चला कि भारत में बंगाल विभाजन की वजह से बहुत ज्यादा जनता में नाराजगी है। तो इन्होंने भारत में दो घोषणाएं की। एक घोषणा तो की कि बंगाल का जो विभाजन था वो रद्द किया गया। ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया, जो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया था। दूसरा, इन्होंने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। 1912 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो दो घोषणाएं ये की थी जॉर्ज पंचम ने, बंगाल विभाजन रद्द और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा। और भारत की राजधानी दिल्ली अप्रैल 1912 में, मतलब कलकत्ता से ट्रांसफर की गई थी दिल्ली में। नेक्स्ट है लॉर्ड हेडिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र मामला 1912। हुआ ये कि 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जा रही थी, तो दिल्ली चांदनी चौक के आसपास एक क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड होर्डिंग की जो बग्घी थी उसके ऊपर बम फेंक दिया। उन्हें मालूम था रासबिहारी बोस को कि इस बग्घी में वायसराय जा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वायसराय उस बग्घी में नहीं थे। उस समय घोड़ा बग्घी चलती थी। लेकिन उस हमले में, उस बम में वायसराय की पत्नी और बेटी मर गई। ये मान के चलें कि जो वायसराय थे वो ऐसे हैं जैसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, यानी किसी व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत सरकार या भारत की पुलिस उस आतंकवादी का या जिसने बम फेंका है उसका क्या हाल मचाएगी। तो रास बिहारी बोस को मालूम चल गया कि लॉर्ड हेडिंग जीतते बच गए हैं। तो रास बिहारी बोस भारत से भागकर
जापान चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत में रहेंगे तो सरकार वहां उनको पकड़कर फांसी की सजा दे देगी या फांसी दे देगी। कामागाटा प्रकरण, कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है और इंसिडेंट है 1914। जापान का एक पानी का जहाज जिसे सिंगापुर में रहने वाले गुरजीत सिंह ने किराए पर लिया और कनाडा गए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस जहाज को कनाडा तट से वापस कोलकाता बंदरगाह भेज दिया गया और कलकत्ता पहुंचने पर पुलिस ने यात्रियों पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों यात्री की मौत हो गई। गुरजीत सिंह ने एक जहाज किराए पे लिया था और उस जहाज में आपके मलेशिया, सिंगापुर, अंडमान निकोबार, यहाँ से कुछ जो गुलाम थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्हें जहाज में बैठाकर कनाडा चले गए। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट ने इन सभी गुलामों को कनाडा में एंट्री नहीं दी, बल्कि वो पूरा का पूरा जहाज अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेज उस पूरे जहाज को कलकत्ता, सॉरी, मुंबई बंदरगाह पर लाए वापिस। और जैसे ही मुंबई बंदरगाह पर वो जहाज आया, तो उस समय पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई और जो बाकी जिंदा बचे उन सबको जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट, अब देखते हैं जो हमारी क्लास है, महामैराथन कितने मिनट या कितने घंटों की चलेगी। नेक्स्ट है होम रूल, होम रूल लीग आंदोलन 1916। आयरलैंड में एक आयरिश नेता थे, रेडमांड के नेतृत्व में सबसे पहले होम रूल लीग शुरू किया गया। भारत में सिचुएशन देखें, 28 अप्रैल 1916 को 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे में सबसे पहले होम रूल लीग शुरू किया था। 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने मद्रास में इसको शुरू किया। जो तिलक का होम रूल था वो केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित था, लेकिन जो एनी बेसेंट ने ये मूवमेंट शुरू किया, ये मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल का था। 1918 में दोनों होम रूल को मिला दिया गया और 1920 में इसका नाम स्वराज्य सभा कर दिया गया, गांधी जी के एडवाइस पर या गांधी जी की सलाह पर। एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र हैं, एक का नाम है न्यू इंडिया और एक का नाम है कॉमनवेल्थ, कॉमनवील। तिलक ने भी दो न्यूज़पेपर निकाले, समाचार पत्र। ये साप्ताहिक होते थे, 7 दिन में निकलते थे। एक का नाम है मराठा, मराठा था अंग्रेजी भाषा में, और एक का नाम है केसरी, केसरी था मराठा भाषा में। एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र और तिलक के दो न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, 1916 का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इस लखनऊ समझौते में दो बड़े इंसिडेंट हुए। पहला, जो 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, तो वो 1916 में दोनों एक हो गए। इन दोनों का विलय कर दिया गया और विलय कराने में एनी बेसेंट और तिलक का योगदान था। दूसरा, 1909 में अंग्रेजों ने जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति की छूट दी गई थी, तो इसे कांग्रेस ने नहीं माना था। तो 1909 में कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। तो 1916 में आते आते मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया। ये डिसाइड किया गया, इन सबको समझाया गया कि भाई, अगर भारत से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना है या भगाना है, तो हम सबको एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, हिंदू, मुस्लिम, नरम दल और गरम दल। इसलिए 1916 में जो कांग्रेस टूटी थी वो दोबारा से जुड़ गई, प्लस मुस्लिम लीग जो 1909 से कांग्रेस से अलग थी, वो भी मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ शामिल हो गई। तो इसमें दो बड़े इंसिडेंट थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का समझौता कराया और कांग्रेस ने मुस्लिम की पृथक निर्वाचन पद्धति को मान लिया। इसी अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया और इसी अधिवेशन में तिलक का एक बहुत फेमस नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये नारा तिलक ने लखनऊ समझौते या लखनऊ एग्रीमेंट 1916 में ही दिया था।
नेक्स्ट है मोंटे चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। इसी एक्ट के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन डायरार्की सिस्टम शुरू किया गया। दो प्रकार का शासन। इसमें उन विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित रिजर्व्ड, और एक था हस्तांतरित ट्रांसफर। आरक्षित विषय इंपोर्टेंट विषय होते थे जिसे सरकार अपने पास रखती थी, और ट्रांसफर विषय कम इंपोर्टेंट होते थे जिन्हें भारतीय नेताओं को दे दिया जाता था। इसी एक्ट के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी थी। केंद्र में द्विसदन सदन की स्थापना की गई, विधानसभा राज्य परिषद। और इस समय लॉर्ड मोंटे जो थे वो थे भारत सचिव, और जेम्स फोर्ड थे वायसराय। इसी अधिनियम के द्वारा सीएजी का पद का सुझाव दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1926 में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के 10 साल के बाद एक आयोग का गठन किया जाना था जो 1919 अधिनियम की समीक्षा करेगा, लेकिन उसका गठन 8 साल बाद यानी 1927 में साइमन कमीशन के नाम से कर दिया गया। नेक्स्ट है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। इतना देखिए आप, कलर चेंज कर रहे हैं। 22 जून 1897 को दामोदर में बालकृष्ण, दो भाई थे, चापाकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या की। अप्रैल 1898 में इन्हें फांसी दे दी गई। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था मित्र मेला। ये सब क्रांतिकारी संगठन थे। 1904 में यह संस्था अभिनव भारत में बदल गई। 1905, मैंने बताया कि कई बार बताया है, मुंह से निकल जाता है कि ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। ये नहीं, सारे ही पॉइंट इंपोर्टेंट है। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट, यह विदेशी धरती पर पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो होम रूल सोसाइटी थी 1905 में, जिसको बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1907 में बंगाल में पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में पहली क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। इसके संस्थापक थे वरींद्रनाथ घोष और भूपेंद्र दत्त। नेक्स्ट, एक नाम है मैडम भिकाजी कामा। इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में इन्होंने पहली बार भारत के लिए एक तिरंगा झंडा फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नवंबर 1913 गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में हुई। स्थान है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। फाउंडर संस्थापक है लाला हरदयाल सिंह, और अध्यक्ष थे इसके मोहन सिंह। और लास्ट है दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जिसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला खां बने। ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां थी, लेकिन इससे आधी गतिविधियां भारत से बाहर भी शुरू हो गई। देश को देश की आजादी के लिए, यानी देश को आजाद कराने के लिए भारत के साथ साथ भारत से बाहर भी कई संस्थाएं और कई व्यक्ति इस प्रयास में थे कि भारत को आजाद कराया जाए। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये पहले एक पूरा का पूरा सीक्वेंस में बता रहे हैं। 9 अगस्त 1905 को काकोरी एक्शन हुआ। 1926 में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना हुई। भगत सिंह, यशपाल और छविल दास ने की थी। 10 सितंबर 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई। इसे ही लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। 1930 में चटगांव लूट IR। पहले इन पॉइंटों को पूरा कर लेते हैं।
HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में। संस्थापक हैं सचिंद्र सान्याल और सदस्य थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925। डेट इंपोर्टेंट है। एच आर HRA के सदस्यों ने लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर एक ट्रेन लूटी। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारी, जिनमें राजेंद्र लोहरी, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था इन्होंने, HRA के सदस्यों ने। ये जो थे अशफाक उल्ला खां प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्हें फांसी की सजा दी गई। HSRA हिंदुस्तान सोसाइटी सो, सॉरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये पूरा नाम है। ये सोसाइटी थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है। स्थापना 10 सितंबर 1928 को। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इस संगठन की स्थापना की गई थी। सैंडर्स हत्या, लाहौर षड्यंत्र केस, 17 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सैंडर्स ने आंदोलन पर, लाहौर के डीएसपी थे सैंडर्स, ने आंदोलन पर लाठीचार्ज कराई, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की। सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। यह HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधियां थी। जब लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी तो लाला जी ने का एक स्टेटमेंट है, ये कहा कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में जेल में बंद एक क्रांतिकारी जतिन दास ने 64 दिन के बाद भूख हड़ताल जारी रखने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कौन सा क्रांतिकारी था जिसकी 64 दिन की मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई? वो थे जतिन दास। केंद्रीय असेंबली बम कांड, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका और यहीं पर सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले इकबाल ने किया था। बम जो फेंका था वो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। चटगांव AIRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, 1930। बंगाल का एक क्रांतिकारी था सूर्य सेन, इसने 1930 में IRA की स्थापना की। सूर्य सेन ने चटगांव स्थित शस्त्रागार पर हमला करके सारे हथियार लूट लिए। अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था वो लूट लिया। इस घटना को चटगांव आर्मी रेड कहा जाता है। 12 जनवरी 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई। IRA की एक महिला सदस्य थी कल्पना दत्त, इनको भी उम्र कैद की सजा दी गई। नेक्स्ट है शहीद दिवस, 23 मार्च 1931। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए फांसी दी गई थी। शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, जिस दिन इन तीनों क्रांतिकारी को, देशभक्तों को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। और फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? सैंडर्स की हत्या 1928 में। दिसंबर 1931 को कुमिला की दो स्कूली छात्राएं थी, शांति घोष और सुनीता चौधरी। इन्होंने वहां के डीएम की गोली मारकर हत्या कर दी। 6 फरवरी 1932 को कोलकाता विश्वविद्यालय की एक छात्रा बीना दास ने दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर जैक्सन को गोली मार दी, लेकिन वह बच गया और बीना दास को 10 साल की सजा हुई। ये भी झांसी की रानी ही थी, बीना दास, शांति घोष, सुनीता चौधरी, कल्पना दत्त। तो देखिए, देश की आजादी के लिए कुछ नाम गुमनाम हैं जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया है। और सरकार भी और जनता भी, हम लोग भी उन चीजों को भूल गए हैं कि देश की आजादी के लिए किस किसने क्या क्या बलिदान किया है।
लेकिन नेता लोग जो हैं वो उसकी आज मलाई चाट रहे हैं। जो कि शुरू हो गया है थर्ड स्टेप 1919 से 1947, इसे ही गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी की एंट्री हो गई है। कुछ डिटेल देखते हैं पहले गांधी जी की। गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके टोटल 5 पुत्र थे, 4+1। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है, जो एक उद्योगपति थे। और जैसा बताया था कि इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट 1893 1893 में दक्षिणी अफ्रीकी व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, इनका केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। जीएसएस सफारी नामक पानी के जहाज से डरबन शहर में उतरे। 1904 में गांधी जी ने डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग रुक जाओ भाई भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। लेकिन अफ्रीका में इन्होंने 1906 में ही कर दिया था सत्याग्रह का प्रयोग। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा के लिए एक एम्बुलेंस कोर, ये एक संगठन था, इसकी स्थापना की थी। 1915 ब्रिटिश सरकार ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी को इनके इस काम के लिए केसरे हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद, हिंद का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति, केसरे हिंद। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और इसकी खुशी में ही प्रत्येक 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जा रहा है 2003 से, विश्व प्रवासी दिवस। नेक्स्ट, गांधी जी की पुस्तकें व समाचार पत्र। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी। दक्षिण अफ्रीका में ही एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। हिंद स्वराज्य 1909 में। रोस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया और इसका नाम रखा सर्वोदय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई अर्ली लाइफ, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। एक समाचार पत्र है यंग इंडिया, 1919 में निकाला, अंग्रेजी भाषा में। एक था नवजीवन 1919 में, यह गुजराती और हिंदी में था। और एक निकाला हरिजन 1932 में। गांधी जी के कुछ उपनाम। गांधी जी को महात्मा बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद। अर्धनंगा फकीर बोला है विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला है लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो अंतिम वायसराय थे। राष्ट्रपिता बोला है सुभाष चंद्र बोस ने, 1944 में अंडमान से एक रेडियो भाषण में। बापू बोला है राजकुमार शुक्ल ने। और मलंग बाबा बोला है पश्चिम उत्तर प्रांत के कबालियों ने। गांधी जी के आंदोलन पहले एक साथ देख लेते हैं कि गांधी जी ने कितने आंदोलन किए हैं, और ये सीक्वेंस में है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। ये जो तीनों आंदोलन थे, ये तीनों आंदोलन एक लोकल आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन। ये भारत को आजाद कराने के लिए आंदोलन नहीं थे। भारत को आजाद कराने का पहला आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन, बताएंगे इसके बारे में। लेकिन जो पहला आंदोलन था 1917 चंपारण सत्याग्रह, ये केवल एक लोकल आंदोलन था, लोकल मूवमेंट। क्योंकि बिहार में चंपारण जो एक जिला है, केवल नील की खेती से रिलेटेड वहां के सिर्फ किसानों की समस्या थी,
पूरे भारत की समस्या नहीं थी। तो तीन आंदोलन, और ये जो तीनों आंदोलन है इंपॉर्टेंट है। इन आंदोलनों का क्रम पूछा जाता है बार बार। डेट नहीं आएगी, बस आयोग इनका क्रम, ऑर्डर जो है ना वो सही कराएगा। तो पहले आएगा चंपारण, फिर आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, और इसके बाद आएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट है 1917 में रोलेट एक्ट। 1918 में रिपोर्ट पेश की गई और 1919 को लागू कर दिया गया। रोलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 से लेकर 24 तक खिलाफत आंदोलन चला। 1 अगस्त 1920 को मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और दिसंबर 1920 को एक अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन। तो इनके बारे में देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट 1917। बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितने बटे भाग पर 3/20 भाग, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कट्टिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी में रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया, जिस कारण यूरोपियों को नील की खेती बंद करनी पड़ी। चंपारण के किसान इस तीन कटिया पद्धति से परेशान थे। इनकी समस्या को लेकर बिहार के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल लखनऊ में गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया और चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान किया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। कुछ इतिहासकारों ने इस आंदोलन को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा है। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। हाईलाइट करते हैं। फरवरी मार्च 1918 में गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें मजदूरों के लिए मिल मालिकों से 65 35% बोनस की मांग रखी। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा जिले में प्रशासन ने टैक्स दर बढ़ा दी, इसलिए किसानों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने प्रशासन से बातचीत की और इस बात पर सहमति बनी कि जो सक्षम किसान है वही टैक्स देगा, और यह आंदोलन भी सफल हो गया। ऐसे ही सेट करते हैं, देखते रहिए। रूलेट एक्ट 1917 काला कानून। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1917 में लंदन हाई कोर्ट के एक जज सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1918 में पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया, जिसे 18 मार्च 1919 से लागू कर दिया गया। इस रिपोर्ट में पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। भारत में इस एक्ट का जमकर विरोध हुआ तथा इस कानून को काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। भारत में गांधी जी का यह प्रथम अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, जो पूरे भारत को इफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग है पंजाब के अमृतसर में, और उस समय वाइस राय थे चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो डेट है वो तो आती ही है, 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन कई बार अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत में वायसराय कौन थे, तो ये चेम्सफोर्ड थे।
आइए देखते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे अमृतसर के दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को भी 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में स्थानीय जनता इकट्ठा हुई। बंगाल के गवर्नर माइकल ओ डायर, गवर्नर का नाम है माइकल ओ डायर, ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसके बाद इस कांड के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से विजय शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये कई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। वायसराय थे उस समय चेम्सफोर्ड। बैसाखी के दिन की बात है। गोली चलाने का आदेश दिया था माइकल ओ डायर ने। वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें एक भारतीय थे जिसका नाम था विजय शंकर नायर। इस कांड के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को भी ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड और सर की उपाधि दी थी। कभी दी थी इससे पहले, लेकिन इस कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी या छोड़ दी गई। विजय शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया। क्वेश्चन आता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किस भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्यागपत्र दिया? विजय शंकर नायर। किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी? और इसमें नाम आएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। अध्यक्ष थे हंटर। टोटल 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। भारतीयों में थे चमनलाल सीतलवाड़ा, शहजादा सुल्तान और पंडित जगत नारायण। इस कमेटी ने 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश की और डायर के इस कार्य को केवल निर्णय की भूल बताया। अच्छा, जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए ये देखिए, भारत का से 1940 में क्रांतिकारी नेता सरदार उधम सिंह ने लंदन में माइकल और डायर की हत्या की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। माइकल और डायर ने जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था उसे ही भारत के क्रांतिकारी उधम सिंह ने उसके घर में ही जाकर लंदन में ही गोली मारकर हत्या की, जिसके बाद इनकी फांसी दे दी गई। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। प्रारंभ खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय है अली बंधुओं को, जिनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एक साइड में थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की एक साइड में थे। भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से कहा कि वह टर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने टर्की के जो खलीफा पद था वही समाप्त कर दिया। अंग्रेज वादा खिलाफी तो बहुत थे, जो प्रोमिस करते थे उसको ही तोड़ देते थे, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन के कुछ नेता हैं अबुल कलाम आजाद, हसरत मोसानी, अजमल खां, गांधी जी और शौकत अली। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐसा है वो आंदोलन, 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ और ये शुरू किया था गांधी जी ने, और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नेता है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई?
तो ये है तिलक। असहयोग आंदोलन का जो मेन काम करने का तरीका था वो था बायकॉट, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और वकालत को छोड़ना। तिलक फंड की स्थापना की गई इस आंदोलन में। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। 4 फरवरी को, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी आंदोलन के साथ एक घटना हुई, चोरी चोरा घटना, और इसी घटना के अपेक्ष में 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता के लिए देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अनेक वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, विपुल भाई पटेल। अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया इस समय। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई और यह प्रस्ताव रखा था सीआर दास ने इस अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज्य रखा गया था कि हम बिना स्वराज्य के से कम कुछ नहीं लेंगे। इस आंदोलन की गतिविधियों के लिए एक तिलक फंड की स्थापना की गई और इसमें लगभग 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब इस आंदोलन के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा कि विदेशी वस्तुओं को जलाया जाना अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी है। इन्होंने ये कहा कि जो आप ये कोट पैंट जला रहे हो, घर में जो रखा सामान जला रहे हो, जो हमने अपने पैसों का खरीदा है, अगर हम इसको जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये एक निष्ठुर बर्बादी है, ये अविवेकी है। इससे क्या हो जाएगा? इससे अंग्रेज भाग जाएंगे क्या देश से, या अंग्रेज छोड़ जाएंगे हमें? अंग्रेज आजाद कर जाएंगे क्या देश को? तो इन्होंने ये बात कही थी कि इनको यार बेकार की बात है। आपने सूट पैंट बनवाया है, कोट पैंट बनवाया है, आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं, फिर आप उसको जला रहे हो। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है ना। इस आंदोलन में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। देखो, गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें अपनी उपाधि नहीं छोड़ी, लेकिन उपाधि कब छोड़ी अपनी केसरे हिंद की? इस असहयोग आंदोलन में। बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर और विजय शंकर नायर ने उसी समय एक्शन ले लिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इन्होंने क्या कहा? गांधी जी ने कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही इनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी का बस वो था। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम: स्वदेशी को बढ़ावा देना, स्वदेशी तथा खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना करना, और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। मोस्ट इंपोर्टेंट, चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922। स्थान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी गोरखपुर के चोरा चोरा में। इसी से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया था कि यार कभी तुम आंदोलन शुरू कर लेते हो और अपने आप ही तुम आंदोलन छोड़ देते हो, किसी से बातचीत भी नहीं करते हो। नेक्स्ट, मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। 1937 में साइमन कमीशन की घोषणा की गई। 1937 में, लेकिन ये भारत आया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन। गांधी जी द्वारा चोरी चोरा के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक से स्थगित करने के कारण अनेक नेता नाराज हो गए, जिनमें से 2 नेता थे चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी का गठन, मार्च 1923। अध्यक्ष थे सीआर दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी ने 1923 के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। इस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य
विट्ठल भाई पटेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर थे। केंद्रीय विधानमंडल के पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। साइमन कमीशन 1927। नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टोनी बोलबिल्ड ने साइमन कमीशन की घोषणा की। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया, मुंबई में 2-3 बार आया था ये, और इसने रिपोर्ट 1930 में दी। उस समय भारत में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 को 2 साल पहले ही एक 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष सर साइमन जोन थे। क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इसे सफेद कमीशन कहा गया और भारत में हर जगह इसका विरोध शुरू हो गया। 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम एन अंसारी ने की थी, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। जब आयोग पहली बार मुंबई आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इस आयोग की प्रमुख सिफारिश थी प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करना, साइमन कमीशन की। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928। मई गठन मई 1928, रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को। भारत सचिव बर्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि भारतीय एक ऐसा संविधान का निर्माण करें जो सभी दलों को मान्य हो तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार कर सकती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी दलों ने मिलकर मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की। इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को सभी दलों ने 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में स्वीकार किया। इस रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसा थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। इसी समय 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। एक संगठन बना जिसका नाम था ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। 1942 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, जिन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मार्च 1929 को एक 14 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया था। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अध्यक्ष हैं पंडित नेहरू। आधी रात को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। 26 जनवरी 1930 को संविधानता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसी 26 जनवरी के कारण भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गांधी जी की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी इसी अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, ये एक ही मूवमेंट के नाम है। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने इरविन के सामने मार्च 1930 को 11 सूत्रीय मांग रखी थी। इस पर इरविन ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। इस पर गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। इसके बाद गांधी जी ने एक नया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, शुरू किया। कुछ पॉइंट है। यह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ 78 समर्थकों के साथ। आप नोटों पर या किताबों पर गांधी जी जब लाठी लेकर चल रहे हैं और उनके पीछे कुछ पब्लिक है, तो ये वो सीन है जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ये इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। 24 दिन की यात्रा थी।
241 मील। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। ये नौसारी जिले के दांडी नमक स्थान पर गए और मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक का विरोध किया। मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस समय इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। गिरफ्तारी के समय सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। और इस आंदोलन में एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि गांधी जी के दांडी मार्च में कौन सा अंग्रेजी पत्रकार शामिल था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए कुछ प्रमुख आंदोलन। इसी आंदोलन के साथ एक आंदोलन चला, लाल कुर्ती आंदोलन, या इसे कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। पश्चिमी उत्तर प्रांत में इसको शुरू किया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी दूसरा गांधी। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर की जनजाति के प्रमुख यगुनाथ ने इसे शुरू किया। बाद में बागडोर यगुनाथ की 13 वर्षीय चचेरी बहन गोडियनेलू ने संभाली थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी। धरासन कांड। मुंबई का धरासन स्थान दांडी मार्च का केंद्र बिंदु था। मई 1930 में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के पुत्र मणि लाल ने हजारों समर्थकों के साथ धरासन नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना को कहा कि ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि अंग्रेजों की पुलिस ने भारतीय नेताओं की इतनी कुटाई की, इतना डंडा बरसाया। तो इसे ही देखकर वेब मिलर ने बोला था कि मैंने इतना भयानक दृश्य नहीं देखा है जितना वो भयानक दृश्य था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन कराए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता इंपोर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को। मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। 1931 में दूसरा सम्मेलन हुआ, गांधी कांग्रेस ने भाग लिया था। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत पूना पैक्ट या कम्युनल अवार्ड। और 1932 में तीसरा सम्मेलन, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। ये मैकडोनाल्ड वो नहीं है बर्गर वाला मैकडोनाल्ड, दूसरा है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाने के लिए गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यानी कि गांधी या कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी करने के लिए भारत, गांधी जी और भारतीय वायसराय के बीच एक समझौता हुआ। इसको ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। डेट है इसकी 5 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बढ़ते रूप को देखते हुए गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के लिए हुआ। इस समझौते में गांधी जी की कुछ शर्तों को मान लिया गया, जैसे उन राजनीतिक कैदियों को जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। ध्यान रखना, जिस समय गांधी इरविन समझौता हुआ, और क्योंकि इरविन जो थे वो वायसराय थे, और उसी समय भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा होनी थी या फांसी की सजा बोल दी गई थी। तो यदि गांधी जी उस समय एक हठधर्मी करते या इरविन के साथ ये समझौता करते, एग्रीमेंट करते कि मैं आपसे तभी बात करूंगा जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी माफ की जाए, क्योंकि वायसराय को फांसी माफ करने का अधिकार होता है जैसे भारत के राष्ट्रपति को है। लेकिन गांधी जी ने
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की थी। इसलिए गांधी जी की बहुत आलोचना होती है आज भी, कि यदि गांधी जी चाहते और वायसराय से उन तीनों की फांसी को माफ करने की अपील करते, तो हो सकता था कि भगत सिंह आज भी जिंदा होते। तो इस समझौते में गांधी जी की कुछ शर्तों को मान लिया गया। उन राजनीतिक कैदियों जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, उन्हें रिहा किया जाए। गांधी ने इरविन से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी पर कोई चर्चा नहीं की, जिस कारण गांधी जी का विरोध हुआ। बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति मांगी गई। गांधी ने सविनय आंदोलन निलंबित कर दिया और कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वेरी 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 मोस्ट अच्छा, ये तो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, ये भी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सम्मेलन में या इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार और आर्थिक सुधारों की मांग की गई थी। पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन 1931 में की गई, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में गांधी जी को कुछ युवाओं ने काले झंडे दिखाए थे। झंडे इसलिए दिखाए थे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा पर कोई बातचीत नहीं हुई, या उस समय उनको फांसी दे दी गई थी। तो यहीं पर गांधी जी ने कहा था, देखो स्टेटमेंट, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा 1916 में। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, 1931 में गांधी जी ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, नए वायसराय आ गए थे वेलिंगटन। दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया लंदन में, और ये एस एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए और वहां पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी के साथ श्रीमती सरोजिनी नायडू यानी बेसेंट मदन मोहन मालवीय ने भी हिस्सा लिया। मीराबेन और उनके अंग्रेज मित्र दीनबंधु चार्ल्स एंड्रयूज भी साथ में लंदन गए। सेकंड गोल में सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार किया। इससे नाराज होकर गांधी जी भारत वापस लौट आए। भारत आकर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे आपने सौंपा था, उसे नीचा नहीं होने दिया और उनके सम्मान के लिए समझौता नहीं किया। उसके बाद गांधी जी, जनवरी 1932 में गांधी ने दोबारा से सविनय आंदोलन शुरू किया। सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट है ये। जो यहाँ पर है भाई, लखनऊ समझौता नहीं है, यहाँ पर नाम है पूना। पूना पैक्ट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारत में दलितों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी। इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे की येरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को अपना पहला आमरण अनशन किया। कुछ भारतीय नेताओं के प्रयास से गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता कराया गया। इस समझौते के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलितों की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इस समझौते को कराने में, या गांधी जी की ओर से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दो नेता ऐसे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत शासन अधिनियम 1935। 1.5 घंटे, सवा 1 घंटा 24 मिनट की क्लास हो चुकी है भाई। भारत शासन अधिनियम 1935 कुछ विशेषताएं हैं। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया और उसे केंद्र में लागू किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, यानी अपना काम करने की छूट। अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण किया जाना था। बर्मा को भारत से अलग किया गया और दो नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1937 में भारतीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गवेयर बने। पहले बर्मा की राजधानी थी रंगून, अब इसका नाम म्यांमार है और नायपिडू इसकी राजधानी है।
सिंध अफगानिस्तान में मिला, जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान रहते थे। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। नजदीक लग रहे हैं। प्रांतीय चुनाव 1937। इस समय ठहराव आ गया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, कोई बड़ा ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि तीसरे गोल में सम्मेलन के बाद 1937 में, इस समय भारत में ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या 11 थी। कांग्रेस को 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 8 प्रांतों में इसने सरकार बनाई। यह सरकार केवल 28 महीने चली। एक बार तो यूपी पीसीएस ने यह भी पूछ लिया कि जो ये सरकार बनी थी 1937 में कितने दिन तक चली। 28 महीने। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 30 अक्टूबर 1939 को। तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने बगैर पूछे भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। कांग्रेस के सभी राज्यों से त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने खुशी में मुक्ति दिवस मनाया। अच्छा, किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को 1937 के चुनाव में? मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा में। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट पहले पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 अधिवेशनों में अध्यक्ष रहे। बिल्कुल सही। 1938 में गुजरात में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर, उसमें एक स्थान है त्रिपुरी। त्रिपुरा एक राज्य है और यह है त्रिपुरी। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। हर साल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता था। तो एक साइड में खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस और एक साइड में पट्टाभी सीतारामैया। 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस ही वो थे अध्यक्ष। 1939 में भी ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े हुए और वो जीत गए। गांधी जी के दोस्त थे पट्टाभी सीतारामैया, वो हार गए। अरे क्या हो गया भाई, 1 मिनट। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने। गांधी जी के लगातार असहयोग रवैया के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस त्यागपत्र के बाद उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद नया अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को तो सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। आगे कौन कौन से टॉपिक है हमारे? 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। त्यागपत्र देने के बाद ये आ गया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान की मांग। 40 के बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव ये लाए थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को। इनका कार्यकाल सबसे लंबा है भारत में वायसराय के रूप में, लॉर्ड लिनलिथगो का। अच्छा देखो, सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में, मुस्लिम लीग 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंपोर्टेंट 17 अक्टूबर 1940। शुरुआत की गांधी जी ने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और उसके बाद आया क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 को। तो ये क्रम वाइज हैं, तो आपको सीक्वेंस में इतनी चीजें याद करनी है। धीरे धीरे हम 1947 की ओर बढ़ते हुए। मुस्लिम लीग व पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की। 23 मार्च को
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस भी मनाया। 23 मार्च, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस कब मना? मुस्लिम लीग ने 23 मार्च को, जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत को पेश किया। अच्छा, जो पाकिस्तान शब्द है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने दिया था 1933 में। और पाकिस्तान कुछ राज्यों से मिलकर बनता है। अब आप देखिए, PAKIS का मतलब है पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान। तो इन्हें मिलाकर पाकिस्तान बनना था। तो पाकिस्तान में कुछ हिस्सा तो पंजाब का भी चला गया है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो मेन पंजाब है लाहौर वाला, वो पाकिस्तान के पास है। ए से अफगानिस्तान, वो है ये। बस कश्मीर नहीं गया है। कश्मीर, सिंध भी पाकिस्तान के पास है। और तान का मतलब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के ही पास है, जो पाकिस्तान की फुल फॉर्म है। चौधरी रहमत अली ने दिया था ये शब्द पाकिस्तान। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ पाने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया कि उसमें ये कहा गया भारतीय नेताओं को कि आप हमारा साथ दो और युद्ध के बाद हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देंगे, आपके साथ क्या सहयोग करेंगे। युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। कांग्रेस ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और युद्ध के बाद एक अंतरिम सरकार के गठन की मांग की, जिसे वायसराय ने ठुकरा दिया। अच्छा, इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कि यह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। यह प्रस्ताव बिल्कुल बेकार है। जवाहरलाल नेहरू ने किस मूवमेंट के लिए यह कहा कि यह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है? और क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। उधर ब्रिटेन सेकंड वर्ल्ड वॉर में फंस चुका था। भारतीय नेता सहयोग नहीं कर रहे थे, तो ब्रिटेन बहुत परेशान था किसी तरह से भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। अच्छा, 1914 में जो पहला वर्ल्ड वॉर चला था, उसमें भारतीय नेता और भारतीय जनता ने खुलकर भाग लिया। खुलकर भाग तो इसे लिया कि जैसे इनका विश्व युद्ध चल रहा हो, गुलामों का। गुलामी थे। लेकिन 19 सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय नेता और जो जनता थी, वो ब्रिटेन से इतनी नाराज थी कि इन्होंने ब्रिटेन का साथ देने से मना कर दिया। तो ब्रिटेन किसी तरह से भारतीय नेताओं का साथ चाह रहा था। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942। 1942 में जापान ने बर्मा की राजधानी रंगून पर अधिकार कर लिया। वेरी गुड। जिससे चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने अपनी योजना 30 मार्च 1942 को पेश की। ब्रिटेन के पीएम विसेंट चर्चिल ने भारतीय नेताओं से बात करने के लिए स्टिकफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा। यानी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था? विसेंट चर्चिल। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद कुछ प्रस्ताव पेश किया। क्या कहा? युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। मतलब ऐसा राज्य जो काम तो अपना करेगा, लेकिन कंट्रोल उस पर ब्रिटेन का होगा। भारत को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए एक संविधान निर्माता परिषद बनेगी। ये क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा था। वैसे प्रस्ताव अच्छा था। क्रिप्स प्रस्ताव में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को कहा उत्तर तिथि चेक। मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब आप ऐसा चेक लाए हो जिसकी डेट निकल चुकी है। अगर आप ये प्रस्ताव कभी साल 2 साल पहले लाते तो हम इस पर विचार करते, लेकिन अब हमें आजादी से अलग, पूर्ण स्वतंत्रता से अलग कुछ नहीं लेना है। अगर आप इस चीज का प्रोमिस करते हो तो हम आपके साथ होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नेहरू ने कहा कि यह टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। चीजों को सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942। बहुत ही शानदार टॉपिक है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1942, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की एक बैठक वर्धा गुजरात में हुई और इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया।
1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया इलाहाबाद में। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। इसी अधिवेशन में ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने और समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन के दौरान की गई, लेकिन आंदोलन ने काम शुरू किया था अगले दिन। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर्स चलाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जितने भारतीय नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उषा मेहता, अरुणा आसफ अली आदि ने रेडियो प्रसारण से इस आंदोलन को जारी रखा। जितने बड़े नेता थे वो सारे के सारे जेल में डाल दिए गए। यानी एक समानांतर सरकार बन गई थी भारत में उस समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल, वाइस राय थे लॉर्ड लिन्थगो, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कई स्थानों पर समानांतर सरकार बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक समानांतर सरकार कहां बनी, ये क्वेश्चन आता है। बलिया में। किसने बनाई? चीतू पांडे के नेतृत्व में। इसे बलिया का शेर भी कहा जाता है, चीतू पांडे को। एक सतारा महाराष्ट्र में। ये सबसे लंबी सरकार चली 5 साल तक। इसके प्रमुख नेता थे वाई के चौहान और नाना पाटेल। भारत छोड़ो आंदोलन मेन पॉइंट। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे। भारतीय नेताओं को ही बोला था। नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। मतलब तू मैं शुरू हो गई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा, करो या मरो का नारा दिया। इसका आशय था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। सही बात है। आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। ये जेल का नाम है। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी, सीतारामैया आदि को अहमदनगर किले में कैद किया गया, जेल में रखा गया। बिहार के नेता जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, जिन्ना हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के समय एक अमरीकी पत्रकार भी गांधी जी के साथ थे, और इनका नाम था लुइस फिशर। इन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी थी। अबुल कलाम आजाद, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 6 साल तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष या कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक का अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इस बीच कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये 6 साल तक अध्यक्ष रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद। इन्हीं की याद में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, अबुल कलाम आजाद की। अबुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान ऐसे दो मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया था। पक्के देशभक्त। इन्होंने दोनों ने, अबुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान, जब भारत और पाकिस्तान जो देश बन रहे थे, मतलब भारत से पाकिस्तान एक देश बन रहा था, तो सिर्फ मुस्लिम दो ये नेता थे जिन्होंने इस चीज का विरोध किया था। आइए सुभाष जी के बारे में कुछ बात करते हैं। भारत का रियल हीरो।
अच्छा, आप जो ये क्लास देख रहे हो, ये सारी आधुनिक भारत माइंड मैप के द्वारा आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, याद कराई जा रही है। इसलिए आप बार बार ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ पॉइंट है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। अब प्रत्येक 23 जनवरी को सरकार पराक्रम दिवस मना रही है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रत्येक साल 23 जनवरी को 2021 से पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है 2021 से, क्योंकि सुभाष जी की 125वीं जयंती थी इस दिन। इन्होंने 1919 में ग्रेजुएशन की। 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथा स्थान प्राप्त किया। जो आज की आईएएस परीक्षा है, उस समय आईसीएस थी। बाद में थोड़े बहुत दिनों के बाद रिजाइन कर दिया। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। 1938-39 में हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। 1940 में इन्हें नजरबंद किया गया। 1941 में ये जियाउद्दीन बनकर कलकत्ता से फरार हो गए, दूध वाले का भेष भरकर। वहां से कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मास्को, मास्को से जर्मनी, जहां इनकी हिटलर से मुलाकात हुई। 23 जनवरी 1942 को इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की, और ये की थी रास बिहारी बोस ने, और ये की थी बैंकॉक में। पूरी आधुनिक भारत माइंड मैप के जरिए। सितंबर 1942 को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, जापान के टोक्यो में। और किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने और रास बिहारी बोस ने। ये बोस वही है जिसने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। आजाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में टोक्यो में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। सुभाष चंद्र बोस को तो आजाद हिंद फौज बनी हुई मिली थी, जिसको बाद में इन्होंने लीड किया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक अस्थायी सरकार का गठन किया। नवंबर 1943 में जापान ने अपने कब्जे वाले दो द्वीप अंडमान निकोबार अस्थायी सरकार यानी कि सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। आजाद हिंद फौज ने इनका नाम अंडमान का रखा शहीद द्वीप, और निकोबार का लिखा स्वराज्य द्वीप। 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, और अंडमान निकोबार से एक रेडियो भाषण दिया, और 1945 में मृत्यु हो गई। खैर, आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु का एक रहस्य ही है। भारत में रहस्य बहुत है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई आज तक नहीं पता है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु कैसे हुई, नहीं पता है। प्लेन क्रैश कैसे हो गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा है या मर गए हैं, इसका नहीं पता। 6 व 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी व हिरोशिमा पर दो परमाणु बम डाले, जिससे जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी हार स्वीकार कर ली और सरेंडर कर दिया। आईएनए का गीत है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये राम सिंह ठाकुर ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस के उपनाम। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, सीआर दास, और गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला टैगोर ने। नायकों का नायक बोला गांधी जी ने। नेताजी की उपाधि दी थी हिटलर ने।
वेरी गुड। दिल्ली चलो का नारा दिया 5 जुलाई 1943 को। और इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज में अनेक ब्रिगेड बनी हुई थी। एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, और इसके सेनापति थे शाहनवाज खान। और एक थी महिलाओं की ब्रिगेड जिसका नाम था लक्ष्मी ब्रिगेड, और इसकी सेनापति थी लक्ष्मी सहगल। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, लक्ष्मी सहगल जी ने। जापान ने समर्पण कर दिया परमाणु बम डलने के बाद। तो लाल किले मुकदमा, और जो अंडमान निकोबार म्यांमार में आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, क्योंकि उधर सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, तो जितने सैनिक थे उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और उन पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चला, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर। नवंबर 1945 में आईएनए के कुछ सैनिकों शहनवाज खान, कर्नल प्रेम, गुरदयाल सिंह ढिल्लो ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बड़े तेज थे अंग्रेज। इनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक बचाव समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध वकील भूलाभाई देसाई थे। यानी वकीलों की एक फौज खड़ी हो गई थी। ये सबसे अच्छा काम किया था भारतीय नेताओं ने। अन्य सदस्य थे तेज बहादुर सुप्रू, नेहरू, अरुणा सपगली, कैलाश नाथ काटजू। ये सब क्या थे? ये वकील थे। और काटजू तो आज भी, काटू जो हैं, अभी कुछ टाइम पहले, एक नाम याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। वकील नहीं, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। तत्कालीन वायसराय वेवले ने इन तीनों की फांसी की सजा को माफ कर दिया। देखो, इनकी सजा माफ कर दी गई, लेकिन अगर गांधी जी इरविन से 1931 में बात करते, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की भी फांसी माफ हो सकती थी। इसलिए आज भी गांधी जी की इस चीज में आलोचना की जाती है। कुछ पॉइंट है। 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला बनाया गया। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में समझौता कराने के लिए योजना प्रस्तुत की। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 को था, और यह था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराना। ये पहला व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था, राजगोपालाचारी ने। 14 जून 1945, वेवेल योजना। लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवले भारत के नए वायसराय बनकर 14 जून 1945 को भारत आए, और उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। अच्छा, वो था। वेवले द्वारा दी गई योजना पर विचार करने के लिए सभी दलों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया, भारतीय नेताओं का। 1945 में शिमला सम्मेलन, इसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। वायसराय ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी। 18 फरवरी 1946 को नौसेना में एक विद्रोह हो गया, स्थान है मुंबई। नौसेना के एक जहाज आईएनएस तलवार के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल और जिन्ना के समझाने पर सैनिकों ने 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया था, वरना ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सभी सैनिकों को गोली से मारने का आदेश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी कर दिया था। कैबिनेट मिशन बहुत ही जल्दी आजाद होने वाले हैं। 24 मार्च 1946 को भारत आया, कैबिनेट मिशन। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई गई। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। ये देखिए माइंड मैप में, ये सब क्या है, ये सीक्वेंस में है सारी पॉइंट, अगर आप देखोगे। संविधान सभा की बैठक 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली की घोषणा, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न हुए, जिसमें विसेंट चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बने। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री एटली ने
एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मंत्रियों का मिशन था एक, 3 कैबिनेट मंत्री थे इसमें। कैबिनेट मिशन एटली ने भेजा था भारत में। भारत आया 24 मार्च 1946 को। कुल 3 सदस्य, अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर सदस्य। ब्रिटिश, हाँ, कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की। एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। जो कैबिनेट मिशन ने कहा, संविधान सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव कराया जाएगा और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन ने बोला। उसकी ये बात मान ली गई और संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें 292 सीटें 11 प्रांतों से थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थी और 93 सीटें देसी रियासतों से। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73, कुछ अन्य सीटें अन्य पार्टी को। संविधान सभा के चुनाव में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा में कुल महिला थी 15, जिनमें से 5 महिला उत्तर प्रदेश से थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की, जिस कारण बंगाल में दंगे फैल गए। बंगाल के नोखा अली नामक स्थान पर भीषण दंगे चल रहे थे। जब गांधी जी वहां गए तो दंगे अपने आप बंद हो गए। यहीं पर लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। अंतरिम सरकार का गठन, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य शामिल थे। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। यह भी इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे तत्कालीन वायसराय वेवले, उपाध्यक्ष नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेलवे मंत्री अरुणा सपलेली और वित्त मंत्री लियाकत अली। यहाँ क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। और जब देश आजाद हो गया तो वित्त मंत्री बने थे सटमुगन चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सटमुगन चेट्टी। संविधान सभा का निर्माण, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष बने थे एससी मुखर्जी, ये बंगाल से थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने थे बीएन राव। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, जिसमें नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, 20 फरवरी 1947। प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में वेवले के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया व अंतिम वायसराय बनाकर 24 मार्च 1947 को भारत भेजा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की। 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की पुष्टि के लिए कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई। अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो उसे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया था। इस बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। बाद में सरदार पटेल, नेहरू व अबुल कलाम ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बस मिठाई तैयार रखो। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। इसके अनुसार 14 अगस्त 1947 को एक नया देश पाकिस्तान बना
और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय माउंटबेटन। प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया गया। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। प्रधानमंत्री चौधरी रहमत अली। माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी बने। आजादी के समय कौन सा नेता दिल्ली में मौजूद नहीं था? महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भाषण जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा संविधान निर्माण से संबंधित समितियां। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रारूप समिति। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। और कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। टोटल सदस्य थे 7। संघ समिति के अध्यक्ष नेहरू। प्रांतीय समिति के वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति जेबी कृपलानी। और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अथर्व से पहले एक एकेडमी थी जिसका नाम पंथ निरपेक्ष एकेडमी था। तो इसे ही ये वनडे ये इसी एकेडमी को चेंज कर ये अथर्व एकेडमी खोली गई थी। तो अभी आधुनिक भारत में बहुत सा पोर्शन बचा हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल भी हैं। क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये नोट्स है पीडीएफ में जो बना हुआ है एज ए माइंड मैप, नॉर्मल आपको यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एसएससी, ऑल जितने एग्जाम है इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आधुनिक भारत में से। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम पूरी की पूरी एक अलग से वीडियो डाल देंगे, भारत के प्रमुख या बंगाल के जो प्रमुख गवर्नर जनरल थे उनके ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, क्योंकि 2 घंटे की क्लास हो चुकी है और अभी कम से कम आधा आधुनिक भारत बचा हुआ है। क्योंकि जो हमने सिलेबस में पढ़ा था भारत में पुर्तगालियों का आगमन, वहां से 1857 की क्रांति तक का जो आधुनिक भारत है वो भी बचा हुआ है। उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। ये वीडियो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1947 तक की ये हमारी एक वीडियो है क्लास के तौर पर। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद। भारत माता की जय।